स्टूडेंट्स, मैं हूं आराधना और एक बार फिर हूं आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल आराधना ट्यूटोरियल क्लासेस पे लेके अपना एक नया वीडियो जिसका टॉपिक है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट। जी हाँ, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसकी बेसिक्स की वो सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश की है कि क्यों केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग ये सब्जेक्ट हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है एज अ केमिकल इंजीनियर। सो लेट्स स्टार्ट। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग इज़ द हार्ट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। तो जैसे कि किसी भी इंसान के लिए उसका हार्ट होता है, उसका दिल होता है, उसके बिना आप नहीं जी सकते, आप लाइफ को नहीं इमेजिन कर सकते, क्योंकि जब तक दिल नहीं होगा वो आपके शरीर की नसों में खून को सप्लाई नहीं करेगा, ब्लड सप्लाई नहीं करेगा, तब तक आपका लाइफ वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग वो केमिकल इंजीनियरिंग को ब्लड सप्लाई करता है, हार्ट की तरह काम करता है। अगर केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग नहीं है तो केमिकल इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब आपके मैकेनिकल में भी होते हैं। प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो और भी ब्रांच में होते हैं, लेकिन एक ये सब्जेक्ट केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग में ही आपको पढ़ने को मिलेगा। इसीलिए केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग इज़ द हार्ट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग ये सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना है? चलिए अभी इस सब्जेक्ट को साइड में रखते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग को लाते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग क्यों रिक्वायर्ड है, या किसी भी इंडस्ट्री में केमिकल इंजीनियर क्यों रिक्वायर्ड है। तो किसी भी केमिकल इंजीनियर के किसी भी इंडस्ट्री में 3 रोल होते हैं। पहला रोल होता है सिंथेसिस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि इन प्रोडक्शन। सेकंड होता है इन पॉल्यूशन कंट्रोल एंड थर्ड होता है इन एनर्जी जनरेशन। तो पहला क्या है? इन प्रोडक्शन। आपकी डेली लाइफ में कितने ही प्रोडक्ट्स हैं, आप अपने चारों तरफ अपना चेहरा घुमाइए तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, आपके कपड़े हो गए, राइट। बहुत सारी चीज़ें, आपका सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बनती हैं थ्रू अ सक्सेशन ऑफ स्टेप्स। बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू चीज़ें बनती हैं, यानी कि रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट तक आते आते बहुत सारे स्टेप्स हो जाते हैं। तो केमिकल इंजीनियर का रोल है फॉर प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट्स। कैसे प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये केमिकल इंजीनियर का रोल है। दूसरा है पॉल्यूशन कंट्रोल, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सब कैसे कंट्रोल करना है, ये केमिकल इंजीनियर का काम है। एंड द थर्ड वन इज़ एनर्जी जनरेशन। कोई भी आपका प्रोसेस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है किसी चीज़ का, तो उनमें सेवरल प्रोसेसेस हैं। उन प्रोसेसेस में हर प्रोसेस में एक पर्टिकुलर एनर्जी रिक्वायर्ड है, और वो एनर्जी कैसे जनरेट करनी है, या कुछ एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है तो वो एनर्जी कैसे रीयूज़ करनी है, ये सब हमें कौन बताएगा? केमिकल इंजीनियर। तो केमिकल इंजीनियर के 3 रोल्स हैं किसी भी इंडस्ट्री में। तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, यानी कि केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग की। तो ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, केमिकल रिएक्शन और इंजीनियरिंग। पहले 2 वर्ड्स क्या हैं? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में किसे पता होना चाहिए, किसे नॉलेज होनी चाहिए? ऑफकोर्स केमिकल इंजीनियर को, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन है वो प्रोडक्शन का पार्ट है। कैसे रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट कैसे बनना है, ये केमिकल रिएक्शन जब तक नहीं पता होगी कैसे पता चलेगा? जब तक पता ही नहीं कि रॉ मटेरियल्स क्या हैं, रिएक्शन में रॉ मटेरियल्स ही तो होते हैं, आपको पता ही नहीं रॉ मटेरियल्स क्या है, तो आप कैसे कोई भी रिएक्शन हो सकती है। तो ये प्रोडक्शन का काम है और ये पता होना चाहिए इसके बारे में किसी केमिकल इंजीनियर को। तो क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए किसी भी केमिकल इंजीनियर को? अगर आपके पास 2 कंपोनेंट्स हैं, ए या बी, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इन 2 कंपोनेंट्स के बीच में रिएक्शन होगी भी या नहीं अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर। हर रिएक्शन के लिए एक अलग टेम्परेचर और अलग प्रेशर होता है। हर टेम्परेचर प्रेशर पे कोई भी 2 कंपोनेंट्स रिएक्ट नहीं करते। अगर कोई प्रोडक्ट बनना है तो उस प्रोडक्ट के बनने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर होता है। तो ये पता करना किसका काम है? केमिकल इंजीनियर का काम है। और ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि ये रिएक्शन हो भी सकती है या नहीं हो सकती, फेजिबल है ये रिएक्शन या नहीं है, इस अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ कोर्स। इसके अलावा हीट कितनी एब्जॉर्ब हो रही है या कितनी हीट लिबरेट होगी, ये सब थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू हमें पता चलता है। दूसरा पॉइंट है, अगर मान लीजिए ये रिएक्शन फेजिबल है तो कितना टाइम लेगी ये रिएक्शन होने में, या कितना % प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे रॉ मटेरियल, यानी कि एक्सटेंट कितना होगा रिएक्शन का। ये सब जो
सब्जेक्ट बताता है वो बताता है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग हमें बताता है कि अगर कोई रिएक्शन फिजिबल है तो पॉसिबल एक्सटेंट क्या है, यानी कि कितना परसेंट, यानी कि 97% प्रोडक्शन हो रहा है, 95% प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के थ्रू पता चलता है। इसके अलावा कितना टाइम लग रहा है किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में, ये सब केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के थ्रू पता चलता है। तो जो मेन मोटिव है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग पढ़ने का वो ये है कि पहला तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन जो भी हो रही है वो कितने एक्सटेंट तक हो रही है। इसके अलावा जो दूसरा एक मोटिव है वो दूसरा ये है कि जो भी रिएक्शन होगी वो किसी रिएक्टर में होगी, तो जिस रिएक्टर में होगी उसकी डिज़ाइनिंग का काम जो होता है वो केमिकल इंजीनियर का होता है। इसके बारे में डिटेल में मैं आगे बताती हूँ। तो अब ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के, तो बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है ओवरव्यू ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स क्या है, जहाँ भी आप देखें केमिकल काइनेटिक्स आप रेट समझ लीजिए। केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसके अलावा वेरियस पैरामीटर्स जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, इनका रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके अलावा डिफरेंट रिएक्शन रेट्स पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में पूरी नॉलेज जो है वो केमिकल काइनेटिक्स देती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका रिएक्टर डिज़ाइन एट बेसिक टू द इंटरमीडिएट लेवल। रिएक्टर डिज़ाइन क्यों ज़रूरी है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी वो रिएक्टर में होगी किसी ना किसी, और उस रिएक्टर को डिज़ाइन करना पड़ेगा। यानी कि क्यों करना पड़ेगा कि रिएक्टर कोई एक टाइप का नहीं होता, कई टाइप के होते हैं, जैसे कि अभी आप आगे पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस स्टेट टैंक रिएक्टर या फिर प्लग फ्लो रिएक्टर या फिर बैच रिएक्टर, ये सब आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो कौन सी रिएक्शन में कौन सा रिएक्टर यूज़ करना है, जिससे कि सबसे मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी इंजीनियर का होता है कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट होनी चाहिए, कम से कम रिसोर्सेज लगनी चाहिए। तो कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, ये देखना किसका काम है, केमिकल इंजीनियर का काम है। या जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है उन कम से कम चीज़ों में कैसे रिएक्शन की जाए वो सब देखना किसी भी इंजीनियर का काम है। तो दो चीज़ें जो है बेसिकली वो इस सब्जेक्ट में हमें पढ़नी है आगे, पहला है केमिकल काइनेटिक्स और दूसरा है रिएक्टर डिज़ाइन। तो इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। तो उसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करके आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे कि पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन रेट यानी कि केमिकल काइनेटिक्स, दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीशियोमेट्री। अब स्टीशियोमेट्री क्या होती है, कोई भी रिएक्शन जो भी थ्योरेटिकली फॉर्म में लिखी जाती है, जैसे H2O का है H2 + ½ O2 गिव्स H2O, तो थ्योरेटिकली ये रिएक्शन कंप्लीट होगी कब, जब ये जो कॉम्पोनेंट्स है वो इसी प्रोपोर्शन में है जिस प्रोपोर्शन में दिख रहे हैं रिएक्शन में, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होना चाहिए H2O बनाने के लिए 1:½ तो जब तक ये रेशियो नहीं होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का, तब तक एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि वाटर का नहीं बनेगा। तो ये होती है स्टीशियोमेट्री, यानी कि जो भी कंपोनेंट्स हैं या रिएक्टेंट्स हैं वो उसी प्रोपोर्शन में होना चाहिए जो कि आपको थ्योरेटिकल रिएक्शन में दिख रहा है। और तीसरा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम जो कि आ गया यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने वाले हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन सिस्टम्स। तो इस सब्जेक्ट का गोल क्या है, गोल वही होगा जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स और रिएक्टर डिज़ाइन। तो इन दोनों का थ्योरेटिकल और एनालिटिकल स्टडी करना, जिससे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाती है या आप कभी किसी इंडस्ट्री में आप केमिकल इंजीनियर बन जाते हैं और आपके सामने प्रॉब्लम आ जाती है रिएक्टर की या फिर केमिकल रिएक्शन की, आप प्रोडक्शन में जाते हैं, तो आपको इस सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल और एनालिटिकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द केमिकल काइनेटिक्स एंड द रिएक्टर डिज़ाइन टू टैकल द सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कोई आपके सामने रियल प्रॉब्लम आ जाती है तो कैसे आप उसे टैकल करेंगे, तो इसके लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक जो कि फॉलो करनी है हमें सब्जेक्ट की स्टडी के लिए, पहली है ऑक्टेव लिवेनस्पिल। हर जगह केमिकल इंजीनियरिंग के लिए यही बुक यूज़ होती है, IIT को ले लो, किसी भी प्राइवेट कॉलेज को ले लो, हर जगह यही बुक यूज़ होती है। दूसरी है एलिमेंट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, इसके ऑथर है H. स्कॉट फॉगलर। ये भी बहुत अच्छी बुक है, ये भी बहुत सी जगह यूज़ की जाती है। कई चीज़ें हैं जो ऑक्टेव लिवेनस्पिल में नहीं मिलती हैं, वो
स्कॉट फोगलर में मिल जाती हैं, या फिर ऑक्टेव लेविस फिल में अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स दे रखा है तो स्कॉट फोगलर में अच्छे से आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। और जो थर्ड वन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को चाहिए इजी लैंग्वेज, और अगर इजी लैंग्वेज की बात करें तो वो के गभाने में मिलती है। ये जो सब्जेक्ट है ये दो पार्ट में, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग फर्स्ट और केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग 2। तो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग फर्स्ट वाली जो बुक है वो रिक्वायर्ड है यहाँ पे पढ़ने के लिए। इसके अलावा एक पार्ट जो है इंट्रोडक्शन टू हेट्रोजीनियस रिएक्शन, ये आपकी एक यूनिट है, वो आपकी केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग 2 में आपको मिलेगा। तो वो भी के गवाने की ही आपको फॉलो करनी है। वाई सो इम्पॉर्टेंट, यानी ये केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं पढ़ने के, पहला है ओवरव्यू ऑफ केमिकल काइनेटिक्स और दूसरा है रिएक्टर डिज़ाइन। यही दो चीज़ें हमें मेनली इसमें पढ़नी है। तो ये सब्जेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो ये चीज़ हमें ऐसे पता लग सकती है कि 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि एक ये सब्जेक्ट है जो केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच को बाकी सभी ब्रांच से डिफरेंट बनाता है, क्योंकि एक यही सब्जेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में, बाकी किसी ब्रांच में नहीं है। तो यानी कि केमिकल काइनेटिक्स और रिएक्टर डिज़ाइन यानी कि केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है वो इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो केमिकल इंजीनियरिंग को अदर इंजीनियरिंग ब्रांचेस से डिफ़र करता है। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि दिखाता है कि ये सब्जेक्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि रिएक्टर बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, बल्कि सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ का सेंट्रल फीचर है, इम्पॉर्टेंट थिंग है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में रिएक्टर होता है, और वो रिएक्टर की डिज़ाइन केमिकल इंजीनियर करता है। कौन से सब्जेक्ट के थ्रू करता है? केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के थ्रू। तो 2 चीज़ें हैं जो कि इस सब्जेक्ट को बहुत और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाती हैं। पहला है दैट दिस सब्जेक्ट डिस्टिंग्विशेस दिस सब्जेक्ट to the other engineering subjects, and the second point is that reactor is there, reactor designing is there, and reactor is a central feature for most of the chemical processes, and reactor design is studied in the subject chemical reaction engineering। तो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में हमें 2 चीज़ें पढ़नी है, एक है केमिकल काइनेटिक्स और दूसरी है रिएक्टर डिज़ाइन। तो केमिकल काइनेटिक्स और रिएक्टर डिज़ाइन दोनों ही पढ़ना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पॉइंट वाइज बात करेंगे कि पहले केमिकल काइनेटिक्स की। पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ काइनेटिक्स एंड रिएक्शन रेट्स हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ क्विकली अ रिएक्शन मिक्सर अप्रोचेज इक्विलिब्रियम। केमिकल काइनेटिक्स हमें ये बताता है, केमिकल काइनेटिक्स हमें पता है तो हमें रिएक्शन रेट पता है, और अगर रिएक्शन रेट हमें पता है तो ये बताता है कि कितनी जल्दी कोई भी रिएक्शन मिक्सर इक्विलिब्रियम अप्रोच कर लेता है। पहले बात करते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम यानी कि वो पॉइंट जिसके बाद कोई भी चेंज किसी भी चीज़ में नहीं होता है, यानी कि रिएक्शन वहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब चाहे 95% यील्ड ही क्यों ना हो, 35% यील्ड ही क्यों ना हो, पर उसके बाद उस रिएक्शन में कुछ नहीं होना, रिएक्शन कंप्लीट। तो हमें पता चलता है कि कितनी जल्दी कोई भी रिएक्शन हो रही है, या कितनी जल्दी कोई भी रिएक्शन मिक्सर इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच रहा है। दूसरी चीज़ जो हमें केमिकल काइनेटिक्स से पता चलती है वो पता चलती है मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन किस मैकेनिज्म से हो रही है। तीसरा पॉइंट है जितना फास्ट केमिकल रिएक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा वो प्रॉफिटेबल होगी। तो इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी है केमिकल काइनेटिक्स की। किसी भी इंडस्ट्री में हर चीज़ हमें प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है कि मिनिमम कॉस्ट पे चीज़ बननी है। तो अगर किसी भी चीज़ की 3-4 रिएक्शंस हैं, अलग अलग रॉ मटेरियल्स हैं, अलग अलग तरीके से है, तो हम उस वाली रिएक्शन को प्रेफर करेंगे जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा। और फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर कोई भी रेट प्रेडिक्ट कर सकता है अगर, तो वो ये भी प्रेडिक्ट कर सकता होगा कि इस रेट को हम किस तरह से कंट्रोल कर पाएँ। और अगर उस रेट को हम कंट्रोल कर पाते हैं, यानी कि अगर हम उसके रेट को बढ़ा पाते हैं, तो अगर हम लार्ज स्केल पे रेट को बढ़ा देते हैं तो बहुत सारे लॉट्स ऑफ मनी हम सेव कर सकते हैं। और कई इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं कि कुछ रिएक्शंस के हमें रेट कम करने पड़ते हैं, जो अनडिज़ायर्ड रिएक्शंस होती हैं। तो अगर हम रेट को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारा मनी हम सेव कर सकते हैं। पर जनरली रेट को बढ़ाया ही जाता है, रिक्वायर्ड अगर डिज़ायर्ड रिएक्शन है तो, अनडिज़ायर्ड रिएक्शन है तो रेट को कहीं कहीं कम भी किया जाता है। तो ये इसका एक इकोनॉमिक कंसिडरेशन में ये कंट्रोल वाला पॉइंट भी आता है। रिएक्टर डिज़ाइन, तो हमें रिएक्टर डिज़ाइन के बारे में क्यों पढ़ना है? हम मान लेते हैं कि जो भी रिएक्टर को हम स्टडी कर रहे हो वो एफिशिएंट है, और जो भी प्रोडक्ट हमें यील्ड दे रहा है वो हाई प्योरिटी का प्रोडक्ट है। अगर हाई
प्योरिटी का प्रोडक्ट है तो उसे रिएक्टेंट से सेपरेट करने के लिए कुछ भी अलग से सेपरेशन कॉस्ट नहीं लगेगी, और अगर लगेगी भी तो वो मिनिमम लगेगी। लेकिन वहीं दूसरी केस में हम देखें कि रिएक्टर अगर एफिशिएंट नहीं है और जो प्रोडक्ट है वो प्योरिटी के साथ नहीं है या प्योर नहीं है, तो सेपरेशन कॉस्ट जो है वो हाई हो जाएगी। जैसे जैसे इम्प्योरिटी उस प्रोडक्ट में होगी वैसे वैसे सेपरेशन कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। तो केमिकल रिएक्टर्स जो है वो किन्हीं भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ के सेंट्रल फीचर्स होते हैं, और इन सेंट्रल फीचर्स में अगर एक्स्ट्रा सेपरेशन कॉस्ट लगती है तो उससे इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट होता है किसी भी इंडस्ट्री पे, और इस वजह से रिएक्टर डिज़ाइन के बारे में पढ़ना नेसेसरी हो जाता है। तो ये सब्जेक्ट के दो पार्ट्स हमें पढ़ने हैं, एक तो केमिकल काइनेटिक्स और दूसरा रिएक्टर डिज़ाइन। ठीक है, अब केमिकल काइनेटिक्स में जैसे मैंने बताया कि इट टेल्स अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये सब पढ़ के हमें फाइनली क्या पढ़ना है, ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद इन दिस कोर्स देयर विल बी कंस्ट्रक्टेड द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्टर्स। मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन से हम क्या समझते हैं? मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पता करते हैं, यानी कि कितने % रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, और दूसरा हम पता करते हैं कि कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो इन दो चीज़ों के फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में हम ये मैथमेटिकल फार्मूला डेवलप करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे कि कैसे ये फार्मूला आ जाते हैं, किस तरह से फार्मूले निकल के आते हैं, ये हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। या केमिकल रिएक्टर से रिलेटेड मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन कि उसके लिए कौन कौन से फार्मूलाज होते हैं, स्पेस टाइम, स्पेस वेलोसिटी, ये सब कैलकुलेट करने के लिए सब क्या होता है ये आपको बाद में पता चलेगा। पर इसमें मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, फार्मूला कैसे निकल के आ रहा है, ये सब हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट में क्या होगा, दिस सब्जेक्ट विल रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्टर्स इन मैथमेटिकल फॉर्म, यानी कि वेरियस फार्मूलाज होंगे विच वी कॉल द डिज़ाइन इक्वेशंस। तो रिएक्टर्स के लिए जो मैथमेटिकल फार्मूलाज निकल के आएंगे उसे हम बोलेंगे डिज़ाइन इक्वेशंस, या फिर हम बोलेंगे कि हमने रेट ऑफ रिएक्शन की या रेट की मॉडलिंग की है, या फिर रिएक्टर डिज़ाइन किया है, या फिर रिएक्टर्स की मॉडलिंग की है। तो फाइनली सब्जेक्ट में क्या होना है, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन या फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला या फिर मैथमेटिकल इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट होने वाली हैं। इसका क्या मतलब है, किसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस रिप्रेजेंट होंगी, फिजिकल सिस्टम की, यानी कि जो भी रिएक्टर है या फिर जो भी केमिकल रिएक्शन है उनको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इन इक्वेशंस के थ्रू वी कैन प्रेडिक्ट एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट रिएक्शंस एंड डिफरेंट रिएक्टर्स। तो ये था केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो होगा केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग बेसिक्स, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अगर और भी ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर कर लीजिए, और उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। और जो भी आपके सजेशंस हो वो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, या कुछ भी क्वेश्चंस हो तो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।